क्या आपके पॉलिटिकल व्यूज़ लेफ्ट विंग या राइट विंग हैं? मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ लेफ्ट विंग है। क्या सरकार को प्राइवेट बिजनेस पर टैक्स कम या ज़्यादा करने चाहिए? देखो, ये है कि सरकार को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर टैक्स कम या ज़्यादा करने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आज जो सरकार एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से जितना भी पैसा वसूल करती है, आज 90 से लेकर 93% जितना भी पैसा है वो सारा एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से वसूला जाता है। अब सवाल ये आता है कि फिर बड़े बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठों से और बिजनेसमैन से कितना टैक्स आता है। तो मेरा कहना यह है कि आम मेहनत के जनता के ऊपर का टैक्स का बोझ कम करने के लिए एक तरीके से जो प्रगतिशील टैक्स व्यवस्था है उसको लागू किया जाए और क्रमिक व्यवस्था क्रमिक इसमें जो बड़े बड़े पूंजीपति धन्ना सेठ और अमीरजादे हैं उनके ऊपर टैक्स विशेष रूप से टैक्स बढ़ाया जाए और गरीबों के ऊपर का टैक्स कम किया जाए ताकि उनके ऊपर बोझ कम आ पाए। क्या आप एक सामान्य जीएसटी को फ़ायदेमंद समझते हैं? देखो, जीएसटी सामान्य और असामान्य कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति एक रिक्शा चलाता है और वो अपने परिवार का पूरा गुजारा करता है, दूसरा व्यक्ति अपने पूरे सैलरी से एक कार को भी खरीदता है, लेकिन दोनों के ऊपर एक सरी का जीएसटी तो नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी आमदनी और दोनों की आमदनी में अगर फ़र्क देखा जाए तो तुरंत पता चल जाता है कि दोनों की आमदनी में फ़र्क है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आज एक रिक्शा चलाने के ऊपर का जो डायरेक्ट टैक्स है एक तरीके से वो अलग होना चाहिए और एक तरीके से जो कार या फिर बड़े बड़े एक क्रमिक व्यवस्था में जिसकी जितनी आमदनी है उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए। क्या सरकार को देश में नौकरियां रखने के लिए प्राइवेट कंपनियों को टैक्स बेनिफिट देने चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आज देखा जाए अगर तो आज सरकारी सेक्टर में लगभग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाए तो 24 लाख ऐसी नौकरियां हैं जो खाली पड़ी है, सरकार उसको नहीं भर रही है। दूसरी बात यह है कि आज नियमित स्वरूप के जितने भी काम चलते हैं उस काम में सरकार ठेकेदारी प्रथा चला रही है। एक तरीके से हम ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरीके से पुरजोरता से विरोध करते हैं। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि ऐसे कंपनी को किसी भी तरीके की कोई भी मुनाफा पहुंचाने के लिए कोई भी छूट नहीं देनी चाहिए और सरकार की ये जिम्मेदारी रहनी चाहिए कि ऐसे लोगों को रोज़गार देने की। क्या सरकार को किमान वेतन को बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए और बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से भी उसको लगातार उसको अपडेट रखना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का विलंब नहीं करना चाहिए। क्या अर्थव्यवस्था के लिए कामगार संगठन फ़ायदा या नुकसान करते हैं? वैसे तो अर्थव्यवस्था के लिए कामगार संगठन फ़ायदा ही पहुंचाते हैं, लेकिन आज के दौर में जो मजदूर संगठन है वो अगर देखा जाए तो उनकी स्थिति ये है कि सिर्फ साल में से 1 या 2 दिन की हड़ताल करते हैं और मजदूरों का जो गुस्सा होता है उसके ऊपर एक तरीके से जले मतलब एक तवे के ऊपर पानी का छींटा डालने जैसे इस तरीके का माहौल है। दूसरी बात यह है कि उनके ना ही आर्थिक जो व्यवहार पूरी चलते हैं उसमें एक तरीके से पारदर्शिता किसी भी तरीके की दिखाई नहीं देती है। दूसरी बात ये थी कि कोई भी जो ट्रेड यूनियन होती है उसमें एक तरीके से जनवाद को फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो आज भी आज हमारे इसमें दिखाई नहीं देता है। कोई भी संगठन इसको फॉलो नहीं करता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जन संगठन एक ट्रेड यूनियन होनी चाहिए, लेकिन ये ट्रेड यूनियन में जनवाद को फॉलो किया जाना चाहिए, आर्थिक पारदर्शिता पूरी तरीके से रखनी चाहिए। यही इसी तरह के संगठन सही अर्थों में जनता के जन संघर्ष और मजदूरों के जन संघर्ष को लड़ सकती है। ऐसे संगठन ऐसे ट्रेड यूनियन होनी चाहिए। क्या सरकार को हर एक गरीब आदमी के लिए वेतन रोजगार की गारंटी देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि इस बात को लेकर हम पिछले लगभग 2 साल से संघर्ष भी कर रहे हैं। हम लोगों का मानना है कि आज हर गरीब व्यक्ति को रोज़गार देने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 2017-18 में भी लगातार दिल्ली तक इसका आंदोलन किया था। भगत सिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कानून पारित करवाने के लिए आंदोलन था। ये कानूनी मुख्यतः हम लोग रोज़गार के अधिकार को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए ये लड़ाई थी। इसके तहत हम लोगों ने ये मांग रखी थी कि हर व्यक्ति को रोज़गार देना ये सरकार की जिम्मेदारी रहेगी, चाहे वो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, यूपी बिहार वाला हो या फिर मराठी हो, चाहे वो हिंगोली परभनी से आया हो या फिर जालना उस्मानाबाद से आया हो या फिर कोल्हापुर सोलापुर से आया हो। हर व्यक्ति को पेट है, उसको काम देना, उसके हाथ को रोज़गार देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसकी वजह से सब लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। क्या भारतीय नागरिकों को विदेशी बैंकों में अकाउंट खोल के पैसे रखने की परमिशन मिलनी चाहिए? ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इसका कारण ये मैं बताना चाहूँगा कि आज विदेशों में अकाउंट खोलकर जो यहाँ का काला धन वहाँ पे रखने की पूरी एक तरीके से रखा जाता है। इसमें पैराडाइज पेपर और पनामा पेपर इसके एकदम ठोस ठोस उदाहरण है। इसकी वजह से लाखों और करोड़ों का धन विदेशों में जमा करवाया जा रहा है। और मैं तो यही चाहूँगा कि इसमें जितने भी अभी संदिग्ध पाए गए लोग हैं इसके ऊपर एकदम कड़ी जाँच की जाए इनको और इनको तुरंत उठा के जेल में डाल दिया जाए। ये तो मेरी मांग रही है। वॉलमार्ट और टेस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय रिटेल कंपनियों को भारत में बिजनेस करने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं? देखो, एक ये मसला है कि आज भारत में इतना सारा अनाज उत्पादन किया जाता है, बहुत सारा अनाज उत्पादन किया जाता है।
अगर देखा जाए तो हर साल 60 लाख टन अनाज एक तो समंदर में फेंक दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि डेनमार्क और स्वीडन जैसी जगह पे बिस्किट बनाने के लिए, कुत्ते के बिस्किट बनाने के लिए दे दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि यह अगर नहीं हुआ तो विजय माल्या जैसे इन तमाम सारे जो बड़े बड़े पूंजीपति है जो शराब बनाने का कारखाने चलाते हैं, इनको दे दिया जाता है। ऐसे में अगर यही सारे अनाजों का ठीक से अगर वितरण किया जाए, इसका ठीक से अगर व्यवस्थापन किया जाए और ये जिम्मेदारी अगर सरकार ठीक से अगर निभाए, तो मुझे नहीं लगता कि वॉलमार्ट रहे, रिटेलर रहे, इन जैसे कंपनियों को भारत में लाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनका मुख्य मोटिव, इनका मुख्य हेतु ही ये होता है कि मुनाफा कमाना। इसलिए लोगों को सेवा पहुंचाना ये इनका मुख्य मोटिव होता ही नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि नहीं होना चाहिए। क्या अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खासगी कंपनियों को बढ़ावा देना चाहिए? ये सवाल भी वैसे ही है जैसे कि पहला वाला सवाल था। तो मुझे लगता है कि ऐसे कंपनी को किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मान लो सरकार अगर यही काम हाथ में लेती है तो किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं होती है। कि आज अगर देखा जाए तो सरकारी सेक्टर से लेकर इतनी सारी नौकरियां खाली पड़ी है। दूसरी बात, एक ठेकेदारी प्रथा से सारा काम किया जा रहा है, तो ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं मुझे लगता है। क्या आपको लगता है कि ऊंचे दर्गों के कामगारों को हमारे देश में काम करने के लिए टेम्परेरी वीज़ा देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए। भारत में काला धन वापस लाने के लिए सरकार को प्रोत्साहन या सज़ा का वापर करना चाहिए? दोनों भी चीज़ का सही तरीके से वापर करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्या सरकार को बिटकॉइन लीगल बनानी चाहिए? बिल्कुल ही नहीं बनानी चाहिए। इसके ऊपर तुरंत जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि आज पूरे 2008 से लेकर 9 से लेकर अगर देखा जाए तो पूरे देश में एक तरीके से आर्थिक संकट मंडरा रहा है और ये भारत भी इससे छूटा नहीं है। ऐसे में ये बिटकॉइन और इस तरीके की जो करेंसी वाला जो मामला चल रहा है, ये कभी भी, ये एक तरीके का एक बुब्बारा है, ये कभी भी फूट सकता है। इसकी वजह से लाखों और करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो सकती है। इसकी वजह से इसके ऊपर जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी प्रतिबंध लाना चाहिए, ये मेरी डिमांड रहेगी। हॉस्पिटल और आरोग्य सेवाओं का निजीकरण करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग 2019 में जी रहे। आज ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं, शिक्षा जैसी सुविधाओं को आज प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये दोनों भी सुविधाएं ऐसी है जो फ्री में लोगों को दी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार ने ना ही अभी तक किया है, ना ही अभी कोई करने की उनकी मंशा दिखती है। ये वही सरकार कर सकती है जो सही अर्थों में प्रो पीपल हो, प्रोग्रेसिव हो, वही सरकार कर सकती है। उस सरकार के बारे में हमें सोचना चाहिए, ना कि ये सवाल उठाने चाहिए। क्या भारत में धर्म पर आधारित राजकीय पक्ष होने चाहिए? बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि ऐसा होने से ये होता है कि सांप्रदायिकता का माहौल दिन ब दिन बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ने लग जाता है और जाति के आधार पर राजनीति होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से इस तरह की किसी भी तरीके के संगठन नहीं बनने चाहिए और किसी भी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं बननी चाहिए। क्या आपको लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहिए? राम मंदिर और मस्जिद का मुद्दा तो मुझे लगता है बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुद्दा तो ये होना चाहिए कि वहाँ पे भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बने और सबको फ्री में सारी सेवाएं मिले वहाँ पे। क्या आप हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत हैं? देखो, हिंदुत्व और हिंदुइज्म ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। D.N. झा, रोमिला थापर जैसे बड़े बड़े इतिहासकारों ने इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, इसको भी पढ़ सकते हैं। और अगर देखा जाए तो हिंदुत्व की विचारधारा सावरकर से लेकर बाद में आगे बढ़ती है और आज जो बढ़ते बढ़ते RSS और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन तमाम सारे संघ परिवार के संगठनों ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया है और आज अगर मोहन भागवत पर और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर लाके जिस तरीके से खड़ा किया है, उसके परिणाम अगर देखा जाए तो बहुत ही बुरे परिणाम है। इसकी वजह से मैं मानता हूँ कि ये जो विचारधारा है बहुत ही डेंजर है और इसको तुरंत के तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मुग़ल इतिहास को बच्चों के इतिहास की किताबों से निकालना गलत है? देखो, ये है कि कोई भी इतिहास रहे, चाहे वो प्राचीन भारत का रहे, चाहे मध्ययुगीन भारत का रहे, कोई आधुनिक भारत का रहे, ये सारे इतिहास हमारे एक तरीके से हमारे बीता हुआ कल है और इसको जैसे कि वैसे बच्चों के सामने रखना चाहिए। किसी भी इतिहास को निकालने का और रखने का कोई सवाल नहीं बनता है। ऐसे में मुग़ल इतिहास को विशेष तौर पर पढ़ाने का भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ और उसको बिल्कुल निकाले जाने का भी समर्थन जो होता है वो भी नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि सभी इतिहास को बच्चों तक सभी स्टूडेंट को पढ़ाया जाए और मैं इतिहास का छात्र हूँ। इसकी वजह से मैं बहुत ही अधिकार के साथ कहना चाहूँगा कि इतिहास को सही ढंग से पढ़ाना चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आदमी इतिहास से सीखकर भविष्य के बारे में सोचता है। तो इतिहास ही हमारा गया हुआ कल है, इसको समझे बगैर हम आने वाले भविष्य का निर्माण कर ही नहीं सकते। क्या जम्मू और कश्मीर को ऑटोनॉमस स्टेटस देना चाहिए? देखो, ऑटोनॉमस स्टेटस का ये सवाल ही मुझे लगता है कि अगर थोड़ा पीछे मुड़कर देखा जाए तो भारत जब आज़ाद हुआ था, आज़ादी के समय में हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को जनमत संग्रह का वादा किया था।
मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या सही में इतने 71 साल की आज़ादी के बाद में जनमत संग्रह का वादा हमने पूरा किया है? नहीं किया है। आज ऐसे में हम कश्मीर के जनता को एक तरीके से अगर आज़ादी की बात करते हैं, अगर उनके मतलब मत का अगर इज्जत करते हैं तो उनको जनमत उनका संग्रह किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर भारत उनके साथ न्याय करता है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ रहना पसंद करेगा, ना कि किसी और जगह पे जाना। क्या आप जातिवादी आरक्षण से सहमत हैं? देखो, जातिवादी ये सवाल ही, ये शब्द ही मुझे लगता है गलत है कि आरक्षण जाति निहाय होता है, जातिवादी आरक्षण नहीं होता है। और जातिवादी आरक्षण का तो मैं विरोधी करता हूँ। जाति निहाय आरक्षण एक समय में ये मांग ज़रूरी थी और रखी भी गई थी, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो आज जो शिक्षा से लेकर रोज़गार के यहाँ पे अवसर की जो बात होती है, उसमें इस मांग को जो अभी है आरक्षण उसको लागू करना चाहिए, इसकी हम पुरजोरता से डिमांड करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अलग से आंदोलन हो रहे, जैसे कि मराठा आंदोलन रहे, जाट आंदोलन रहे, पटेल आंदोलन रहे, ये सारे आंदोलन एक तरीके से ये सरकार ने खेला हुआ खेल है ताकि लोगों को मुख्य सवाल के ऊपर उन लोगों का ध्यान ना जाए और लोगों को उलझाया जाए। इसकी वजह से इस तरीके के सवालों को उठाया जाता है और जानबूझकर राजनीति की जाती है। इसको इस तरीके से मुझे देखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमारे देश में कोई खास पॉलिसी बनानी चाहिए? देखो, भारत की जनसंख्या भारत की कोई समस्या नहीं है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होती है उतनी ज़्यादा अच्छी ताकत होती है कि उनकी उतनी ज़्यादा युवाओं को अवसर मिलने चाहिए। आज अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में हम लोग ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश भारत है, लेकिन साथ में ये भी कहना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में ही है। तो मुझे लगता है सवाल ये नहीं है, सवाल ये होना चाहिए कि सबको शिक्षा और सबको रोज़गार मिलना चाहिए। क्या आप सेम सेक्स शादियों को सपोर्ट करते हैं? देखो, सेम सेक्स शादी का सवाल उनका निजी सवाल होता है और कोर्ट ने भी इसके ऊपर अभी अपना निर्णय दे ही दिया है। मैं कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ। क्या सरकार को फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स को मॉनिटर करना चाहिए? ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से देश के जो नागरिक है वो नागरिक इस देश के सरकार को चुन के देते हैं। इसलिए नहीं देते कि उनकी निजी प्राइवेसी के ऊपर एक तरीके से नज़र रखे और ताक झाक करे। इसकी वजह से ये बिल्कुल गलत है। क्या सरकार को सोशल मीडिया साइट्स जिनसे गलत जानकारी और अफवाहें फैलती है को कंट्रोल करना चाहिए? कंट्रोल तो करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो कंट्रोल करने की बात करता है उसका भी अपना एक बायस होता है। और मुझे लगता है कि गलत अफवाहों को नियंत्रित करना इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलत अफवाहों के नाम पर किसी की निजी सुरक्षा के ऊपर ताकझाक करना ये गलत है। और ये इसके बदले में ये किसी भी बात के ऊपर इसका समझौता नहीं किया जा सकता। क्या आप प्लास्टिक की बंदी से सहमत है? बिल्कुल सहमत है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो प्लास्टिक की बंदी करनी चाहिए, लेकिन लोगों को जितनी ताकत से हम प्लास्टिक बंदी का समर्थन करते हैं उतनी ताकत से अल्टरनेटिव का भी समर्थन करना चाहिए कि सरकार अल्टरनेटिव भी दे। आज अगर वॉलमार्ट और डीमार्ट में देखा जाए तो ऐसे प्लास्टिक वहाँ पे दिखाई देते जिनका ठीक से उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक का डिस्ट्रॉय करना बहुत ही लंबे समय की प्रोसेस है। इसकी वजह से उनको अल्टरनेटिव भी देना चाहिए। अल्टरनेटिव के बगैर प्लास्टिक को ख़त्म करने की बात मुझे लगता है अधूरी बात रह जाएगी। क्या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार को प्राइवेट बिजनेस पे कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए नियम लगाने चाहिए? बिल्कुल ही लगानी चाहिए। आज अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में पर्यावरण को लेकर अलग अलग कांग्रेस होती है, अलग अलग परिषदा होते हैं, ये सारे होते हैं, लेकिन इसमें जो देश पार्टिसिपेट करते हैं वही देश सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, वही देश सबसे ज़्यादा कार्बन फैलाने का काम करते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि इसका कारण ये है कि एक मुनाफा कमाने की एक जो अंधी हवस जो इन बड़े बड़े पूंजीपति और धन्नासेठों में जाग उठी है, इसी के कारण ये हो रहा है। और इसको प्रतिबंधित तुरंत जितने जल्द हो सके उतने जल्द करना चाहिए। क्या भारतीय सेना पर किया गया खर्च कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? देखो, कम करना और बढ़ाना ये दोनों के समर्थन में मैंने मुझे लगता है कि आज भारत रहे, चीन रहे या फिर पाकिस्तान रहे, कोई भी देश रहे, ये देश किसी भी देश के ऊपर, किसी भी देश के सेना के ऊपर आज जो पैसा जो है जो हम ये कहते हैं, ये बढ़ाने का कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि आज इसके पीछे एक हथियार का बहुत बड़ा बिजनेस काम करता है। आज अमेरिका से लेकर, इंग्लैंड से लेकर, फ्रांस से लेकर ये सारे देश हथियार तैयार करने का काम करते हैं। और भारत के सामने भारत के राजनेता पाकिस्तान को दुश्मन के तौर पर खड़ा करते हैं और पाकिस्तान के भारत के तौर पर दुश्मन खड़ा करते हैं। इसकी वजह से इसके पीछे की जो हथियार की राजनीति है और इसके पूरा जो बिजनेस है, इसको अगर ठीक से हम लोग देखेंगे तो ये सवाल अपने आप में ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है। क्या चीन के प्रभाव के खिलाफ भारत को और कोई कार्रवाई लेनी चाहिए? इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि चीन रहे, पाकिस्तान रहे, भारत रहे, ये देश कोई कागज़ पर बना हुआ नक्शा नहीं होता है। मुझे लगता है वहाँ के देश के आम मेहनतकश आबादी से देश बनता है और इसको लेकर वहाँ पे भी आम मेहनतकश आबादी रहती है, पाकिस्तान में भी, चीन में भी और भारत में भी। ये एक राजनीतिक मसला होता है और इसको इस तरीके से देखा जाए शायद इसका समाधान मिल जाए। क्या भारत को सीरिया से आए हुए रेफ्यूजीज़ को प्रवेश देना चाहिए?
देखो ये होता है कि आज पूरे विश्व में अमेरिका से लेकर अलग अलग जो इजराइल से लेकर इस तरीके के देश जो है, जो कमज़ोर देशों के ऊपर आज तेल और नैसर्गिक साधन संपदा को हड़पने के लिए एक तरीके से आक्रमण कर रहे, एक तरीके से उनके ऊपर अपना प्रभाव दिखा रहे। इसकी वजह से उनको वहाँ से रिफ्यूजी होकर भारत आना पड़ता है। मुझे लगता है ऐसे में अगर हमसे पॉसिबल हो तो बिल्कुल ही उनको यहाँ पे जगह देनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जगह देने के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पूर्णता से न्याय के समर्थन में खड़ा होना चाहिए और अमेरिका जैसे, फ्रांस जैसे, मतलब अमेरिका जैसे, इजराइल जैसे देशों का पूर्णता से विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये कमज़ोर देशों को दबाने का काम करता है। क्या भारतीय सेना में महिलाओं को युद्ध में शामिल होने की अनुमति देनी चाहिए? देखो ये सवाल एक है, लेकिन इसको थोड़ा दो में विभाग के देखा जाए तो स्त्री पुरुष समानता एक अलग मुद्दा होता है और सेना में जगह देने का मुद्दा एक अलग होता है। मुझे लगता है कि स्त्री पुरुष समानता का मैं पूर्णता से समर्थन करता हूँ। और दूसरी बात, एक सेना में देना ना देना, या अगर हर जगह पे दिया जा सकता है तो यहाँ पे भी अगर देने की बात हो सकती है तो। आप जीत गए तो आपके विभाग में क्या बदलाव लाने का वादा करते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ पे एक खासदार को कितना पगार मिलता है, कितने मानधन मिलता है, कितना वेतन और पूरे भत्ते वगैरह मिला के सारा कितना पैसा मिलता है, ये बहुत लाखों के घरों में जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि आज अगर देखा जाए तो आज स्थिति ऐसी है कि मैं अगर चुन के आता हूँ तो सबसे पहले एक कुशल मजदूर को जितना पगार मिलना चाहिए, जिसकी कि हम मांग भी कर रहे हैं 20,000 रुपये, 20,000 रुपये सिर्फ मैं खुद के पास रखूँगा। बाकी सारा बचा हुआ पैसा खासदार विकास निधि, सांसद विकास निधि में डाल दिया जाएगा। और बाकी केंद्र से जितना भी विकास निधि आता है वो सारा मतलब सारा विकास निधि एक तौर पर जाहिर तौर पर उसका बता दिया जाएगा कि ये कितना कितना पैसा है। और लोगों की अलग अलग जगह पे जन समितियाँ बनाई जाएंगी, कमेटियाँ बनाई जाएंगी, लोगों से पूछा जाएगा कि इसका क्या क्या मतलब इसका क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये आप तय कीजिए। इसका हर महीने पब्लिक ऑडिट करवाया जाएगा और इतनी पारदर्शिता रखी जाएगी। नौकरियां बनाने के लिए आपका क्या प्लान है? देखो सबसे पहले तो नौकरियां बनाने के लिए कोई अलग से तो कोई सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि आज सरकारी विभाग में जितने 24 लाख पद खाली पड़े हैं उनको सबसे पहले सरकार भरने के लिए इनिशिएटिव लेकर उनको भरे। दूसरी बात यह है कि जो नियमित स्वरूप पे काम चलते हैं, सफाई काम से लेकर अलग अलग तरीके के जो नियमित तौर पर काम चलते हैं उनको सभी लोगों को परमानेंट किया जाए। दूसरी बात यह है कि आज इतने सारे युवा बेरोजगार हैं, उनको नौकरी देने के लिए अगर इनिशिएटिव लेकर सरकार काम करे तो मुझे लगता है कि यही काफ़ी है और इससे बहुत सारे लोगों को नौकरियाँ दी जा सकती है। मुंबई की औरतों की सुरक्षा के लिए आपका क्या प्लान है? देखो ये है कि देश के बाकी शहरों की तुलना में अगर देखा जाए तो मुंबई ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक है ऐसे नहीं कहा जाएगा, इसमें भी कुछ ये है। लेकिन इसका जवाब अगर देखा जाए तो किसी भी समाज की मूल्य मान्यता क्या होती है, क्या नहीं होती, इसके ऊपर डिपेंड होता है और इसके ऊपर निर्भर होता है कि वहाँ पे महिलाओं को लेकर किस तरीके का लोगों का दृष्टिकोण रहा है। मुंबई के बिगड़ते ट्रैफिक के लिए आपका क्या सुझाव है? देखो ये है कि मुंबई में जो ट्रैफिक की समस्या है, सही में ट्रैफिक की समस्या बहुत गंभीर और बहुत बड़ी समस्या है। आज बड़े बड़े अमीरजादे ऐसे हैं जिनके पास 4-4, 5-5, 10-10 गाड़ियाँ हैं। मुझे लगता है ये 10-10 गाड़ियाँ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुरंत प्रतिबंध लगा देना चाहिए और एक व्यक्ति को जितनी लगती है उतनी गाड़ी दे दीजिए, मतलब उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना बेहतरीन बनाया जाए कि अलग से किसी को कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत न पड़े। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से काम कर सकता है। इसको मुंबई लोकल रहे, मेट्रो रहे, उसके बाद में फिर बेस्ट रहे, ये सारों को अच्छे से अगर ठीक से कर दिया जाए। मेट्रो का अगर मान लो पूरी तरीके से सरकार हाथ में ले मुंबई लोकल को अगर ठीक से कर दे, बेस्ट को जो एक तरीके से भंगार में बेचने की पूरी तैयारी शुरू है, उसको अगर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा बनाया जाए तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। मुंबई में जो वाटर लॉगिंग होती है उसके बारे में आप क्या करना चाहते हो? देखो मुंबई में वाटर लॉगिंग होने का कारण भी मुझे लगता है ये है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो हमने बनाया है ना, वो एक्चुअली बहुत बड़ा हिस्सा उसका अंग्रेज़ों के समय में बनाया हुआ है। ऐसे में क्या वही अंग्रेज़ों के समय बनाया हुआ आज हम लोग ढोएंगे? नहीं ढोएंगे ना। मुझे लगता है इसको नए सिरे से एक बार फिर से करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आज गटर में इंसान को उतरने की किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये काम करते हैं उनको अलग से नौकरियां दी जाए। दूसरी बात यह है कि आज मशीन से सारी चीज़ों को साफ़ सफाई हो सकती है, सारी चीज़ों को क्लीन किया जा सकता है और किया जा सकता है, लेकिन ये लोग नहीं करते। आज कोई भी सरकार यहाँ पे मुंबई में खास करके कोई भी मतलब किसी भी पार्टी की सरकार रहे, अभी पिछले कुछ दिनों पहले की बात है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मुंबई का कचरा और मुंबई का मतलब गटर नाली ये कभी साफ़ नहीं हो सकते। मुझे लगता है बहुत ही मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है और इसको साफ़ किया जा सकता है, बशर्ते एक ही है कि
वो सरकार प्रो पीपल होनी चाहिए और जनता के पक्ष में होनी चाहिए, वो कर सकते हैं, बाकी ये लोग नहीं कर सकते। बीफ बैन से धारावी के लेदर इंडस्ट्री पर बुरा प्रभाव हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बीफ बैन से मुझे लगता है कि बीफ बैन से सिर्फ धारावी की ही बात नहीं, पूरे देश की बात जुड़ी हुई है। आज अगर देखा जाए तो बीफ की जितनी भी कंपनियां हैं, एक तरीके से बहुत सारे बूचड़खाने को बंद कर दिया गया है, और बीफ की जितनी भी सारी कंपनियां उसके मालिक अगर देखे जाए तो 70 से लेकर 80% मालिक ऐसे हैं जो बीजेपी को फंड करते हैं या फिर हिंदू है ऐसे। दूसरी बात यह है कि आज यहाँ पे अगर मानखुर के किसी भी इलाके में जाके देखो, देवनार में एक बूचड़खाना था, वो बंद होने की वजह से कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए, बिगारी काम करने के लिए मजबूर है। तो मुझे लगता है, और दूसरी बात ये एक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो ये बिजनेस 2014 के पहले जितना था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और बीजेपी सरकार केरला में और गोवा में जाके ये कहती है कि हम लोगों को, जनता को अच्छे क्वालिटी का बीफ प्रोवाइड देंगे, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ये कहती है कि बीफ बैन होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो दो मुंह वाली बात है ना, जिसको ठीक से समझ लेना चाहिए और सही सबक इनको सिखाना चाहिए। लोगों का कहना है कि चेंबूर और धारावी जैसी जगहों पे सैनिटेशन की समस्या देखी गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हाँ, बात सही है कि ये समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन इसको लेकर मैंने जैसे कि वही पहले जो कहा है कि ये समस्या से निपटा जा सकता है, लेकिन उसी के लिए सरकार की उस तरीके से योजना चाहिए, उस तरीके से पॉलिसी चाहिए, तब निपटा जा सकता है। अन्यथा आज तक जो इम्प्लीमेंट की गई है वो बहुत ही बुरी रही, चाहे वो कांग्रेस के समय में हो चाहे वो बीजेपी के समय में हो। साउथ सेंट्रल के रेलवे पे बढ़ते बोझ के बारे में आप क्या करना चाहते हो? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुद्दा ही मैंने जैसे कि पहले कहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर बेहतर किया जाए, लोकल को अगर बेहतर किया जाए, अलग अलग मतलब, और अगर ट्रेन बढ़ा दी जाए, ट्रेन के ट्रैक अगर और बढ़ा दिए जाए, और जो आज देखा जाए तो जो वेस्टर्न लाइन में जो ट्रेन एकदम भंगार हुई होती है, उस ट्रेन को उठाकर इधर डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है कि मानखुर से लेकर गोंडी से लेकर चेंबूर में ये सारी इस साइड में रहने वाले जो लोग हैं, ये लोग गरीब और आम मेहनतकश आबादी रहती है, जो कि वेस्टर्न साइड को और पूरे मुंबई को चमकाने का काम करती है, साफ सफाई से लेकर अलग अलग तरीके का काम करती है। मुझे लगता है कि ये दो टप्पा जो एक तरीके से व्यवहार जो है, ये व्यवहार बहुत ही गलत है, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, जो अब तक रही है, ये पूरी तरीके से यही जिम्मेदार है इसके लिए।